हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है आज बड़ा दिन है, 2 मई। कल इंशाल्लाह आपका एग्जाम होने वाला है, नीट का एग्जाम कल होने वाला है, 3 मई को, संडे। तो ऑल द बेस्ट नीट 2026 यूजी 2026 नीट यूजी 2026। तो सबके लिए ऑल द बेस्ट हैं। तो इंशाल्लाह आप बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के, एंग्जाइटी के आप एग्ज़ाम देने जाओगे। इंशाल्लाह ऊपर वाले ने आपके लिए अच्छा लिखा होगा। खासकर ड्रॉपर्स के लिए हैं कि वो आराम से पेपर को हैंडल करेंगे। तो टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर को हैंडल करना है, क्या करना है। तो आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। तो लॉज ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्लियर किया है। आज हम थर्ड लॉ की बात करेंगे। आज कम ही पढ़ेंगे, आज ज़्यादातर नीट पर ही बात करेंगे। तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो है न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टेंशन के एग्जाम देने जाना है। लाइफ स्ट्रगल है, आपको अच्छे से फेस करना है। एग्जाम होगा तो बहुत अच्छा है, शुक्र ऊपर वाले का। नहीं होगा तो उसमें भी शुक्र है, क्योंकि जिंदगी बहुत पढ़ने में छोटी नहीं है। अगले साल भी इंसान ट्राई कर सकता है, अच्छे से मेहनत कर सकता है। जिन्होंने मेहनत की है उनका अगर कोई टेंशन होगा कि अब होना चाहे, होगा कि नहीं होगा, ये नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं रखनी है। बस ऐसे जाना है कि नहीं मेरा होगा, एनी हाउ मेरा होगा। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट सब के लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए जो नीट, पूरे इंडिया में जो नीट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो देखो बेटा, हमने पहला लॉ जो पढ़ा है, पहला लॉ क्या कहता है, न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है, हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। कहता है कि अगर एफ नेट जीरो होगा, एफ नेट अगर जीरो होगा तो ए नेट भी जीरो होगा, एक्सेलरेशन नेट भी जीरो होगा। एफ नेट अगर जीरो होगा तो ए नेट भी जीरो होगा। तो इसका मतलब है अगर वो मोशन में है तो उसकी मोशन वैसी ही रहेगी जिस मोशन में है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यही है न्यूटन का पहला लॉ, ये हमने अच्छे से पढ़ा है, इस पे सभी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं। दूसरा लॉ जो है न्यूटन का, वो क्या है, न्यूटन का लॉ है जो एफ नेट है वो होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ, ये सेकंड लॉ। अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो हमने अच्छे से कवर किया है। और ये है दूसरा लॉ यही है। फिर इसके स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस में आपको पता है एफ नेट इज इक्वल टू एम ई इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, और वी कैन से एफ इज इक्वल टू एम dv by da, dv by dt सॉरी, प्लस v dm by dt if the mass of the object is variable। तो ये ला, यही है इसके स्पेशल केसेस। तो अब हम चलते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 9th में जो आप ये लॉ पढ़ते हैं उससे अलग पढ़ना है हमें 11th में आते आते सब कुछ चेंज हो जाता है, पता लग जाता है इंसान का असल में है क्या। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट, लॉ नहीं रिएक्शन। मैं लॉ के साथ बैठा हूं, मेरे दिमाग में नीट का एग्जाम आ रहा है बस। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप कहते हैं नॉर्मल सी बात में, मैंने किसी बंदे को चाटा मारा, थप्पड़ मारा, वो आया उसने भी मुझे थप्पड़ मारा, ये है एक्शन रिएक्शन। बच्चों, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर आई बात, एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन और रिएक्शन पेयर क्या है, ये है क्या असल में।
ये जो बात हमने की है इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है कि मैंने उसको थप्पड़ मारा और वो आया उसने मुझे थप्पड़ मारा, टैव रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नहीं, जब मैंने किसी बंदे को थप्पड़ मारा, मेरे हाथ से जो उसके फेस पे फोर्स लगा और उसके फेस से जो मेरे हाथ पे फोर्स लगा वो है एक्शन रिएक्शन पीयर। मेरे हाथ से उसके फेस पे जो फोर्स लगा, उसके फेस से मेरे हाथ पे जो फोर्स लगा वो है एक्शन रिएक्शन पीयर। मैं आपको समझाऊंगा कॉमन एग्जांपल से। यहां पर एक सरफेस है, मैंने यहां पे एक ब्लॉक रखा, रेस्ट में है ब्लॉक विद मास m, इसका मास m है। अगर हम देखेंगे इसका वेट नीचे की तरफ होगा mg और सरफेस लगाएंगे इस पर नॉर्मल रिएक्शन n, तो हम बोलेंगे, अगर हम इसकी एफबीडी बनाएंगे, ये मास m है, नीचे की तरफ mg ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर की तरफ n, तो हम बोलेंगे n इज इक्वल टू mg। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? आप मुझे जवाब दो, क्या n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर के कुछ रूल्स हैं, वो मैं रूल्स यहां पे लिख देता हूं। एक्शन एंड रिएक्शन acts on different bodies। पहला रूल, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। आप देखो, अगर ये n और mg है, ये तो एक्ट कर रहे हैं एक ही बॉडी पे, ब्लॉक ऑफ मास है, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन है? नो, बिग नो। पहले ही रूल से ये पता चला हमें ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों बेटा? नो डाउट दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ब्लॉक रेस्ट पे है, नीचे की तरफ mg, ऊपर n, तो हम बोलेंगे n इज इक्वल टू mg। तो क्या n और mg, n ऊपर mg नीचे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या हम बोलेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर है? एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर आप देखोगे n और mg एक्ट ऑन सेम बॉडी, तो कहां क्या एक्शन रिएक्शन? पहले ही रूल से नो। दूसरा, एक्शन एंड रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर are of same nature, are of same nature। एक्शन और रिएक्शन पेयर जो होता है वो सेम नेचर के होते हैं। क्या नॉर्मल रिएक्शन और वेट सेम नेचर के हैं? नहीं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पेयर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का पेयर जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, टेंशन का पेयर वो टेंशन ही होगा, सुप्रीम फोर्स का पेयर वो सुप्रीम फोर्स ही होगा, नॉर्मल रिएक्शन का पेयर नॉर्मल रिएक्शन ही होगा। तो उसकी वजह से भी n और mg दे आर ऑफ डिफरेंट नेचर, नॉट सेम नेचर। अब देखो, अब मैं आपको यहां समझाऊंगा। ये mg जो है ना, ये इसको किसकी तरफ से है? इस ब्लॉक पर ये mg अर्थ की वजह से है, इस ब्लॉक पर ये mg अर्थ की वजह से है। ये अर्थ ब्लॉक को खींच रही है अपनी तरफ mg से, ब्लॉक अर्थ को खींचेगा अपनी तरफ mg से, ब्लॉक अर्थ को खींचेगा अपनी तरफ mg से। सरफेस ने नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक विद सरफेस, तो ब्लॉक भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। मैं वो नॉर्मल रिएक्शन यहां दिखाऊंगा, ब्लॉक भी लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस विद ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक विद सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस विद ब्लॉक। सरफेस ने ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाई, ब्लॉक ने सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाई। अगर आप देखोगे ये दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड ऑफ सेम नेचर एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक पे, ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पे। तो ये दो अगर हम देखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक, माइनस, ये माइनस में है। बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अगर आप देखोगे एंड ऑफ सेम नेचर, अगर आप देखोगे ये mg और ये mg इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड ऑफ सेम नेचर एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर से मैं आपको समझाऊंगा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, सिंपल है लेकिन समझने वाली बात है।
मैं इसको आपको अच्छे से यहां पे समझाऊंगा। फिर से मैं एग्जांपल लूंगा। हमने लिया सरफेस, सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रखा जिसका मास m है। इस ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ होगा mg, और सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक ड्यू टू सरफेस। अगर आप देखोगे ये n और mg दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? देखो बेटा, ब्लॉक m है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n। अब देखो यहां पे एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्या n और mg एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज की सेम बॉडी? दे आर एक्टिंग ऑन सेम बॉडी। तो इसका मतलब है n और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। हो गया ये खत्म। आप देखो सरफेस ने ब्लॉक पे लगाई नॉर्मल रिएक्शन, ब्लॉक सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन सरफेस ड्यू टू ब्लॉक। बिल्कुल, ब्लॉक को कौन नीचे खींच रहा है? अर्थ खींच रही है विद अ फोर्स mg। ब्लॉक अर्थ को खींचेगा ऊपर की तरफ, अपनी तरफ, विद अ फोर्स mg। अब देखो ये नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर है, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्ट इज ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये ब्लॉक पे, ये सरफेस पे, सेम नेचर के हैं, एक्ट इज ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये ब्लॉक पे, ये अर्थ पे, सेम नेचर के हैं, एक्ट इज ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये दोनों भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। आई होप अब आपको समझ आया होगा। तीसरा क्या है? तीसरी नॉर्मल सी बात है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। कोई भी फोर्स होगा तो वह एग्जिस्ट किस में होता है? इन पेयर्स, जोड़े में पैदा होता है, जोड़ होता है। यह है बेटा थर्ड। 11th में आते आते, आपने 9th में क्या पढ़ा होगा, 11th में आते आते ये चेंज हो जाता है। यहां पे फुटबॉल है, फुटबॉल पे मैंने किक मारी, मेरा जो फोर्स फुटबॉल पे लगेगा, मेरे फुट का जो फोर्स फुटबॉल पे लगेगा वो एक्शन है। फुटबॉल का जो फोर्स मेरे फुट पे लगेगा वो रिएक्शन है। एक्शन और रिएक्शन एक्ट इज ऑन डिफरेंट बॉडीज। मैंने फुटबॉल पे एक्शन की, फुटबॉल ने मेरे फुट पे रिएक्शन की, तो अलग अलग बॉडीज हैं, सेम नेचर के हैं, बिल्कुल सेम नेचर के हैं, एंड फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। दिस इज द फंडामेंटल न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब जेन्युइन बात की है न्यूटन ने, बहुत आसान है, तो आपके सामने पढ़ा है। जितना फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड को ऐसे थमा, जितना फोर्स मेरे हाथ ने इस बोर्ड पे लगाया है, ये बोर्ड भी मेरे हाथ पे उतना ही फोर्स लगाएगा। Both forces are equal in magnitude but opposite in direction and act as on different bodies. They are action reaction pair. If they act on the same body, no action reaction. If they are of not same nature, if they are not of same nature, no action reaction pair. Always exist in pairs. तीनों conditions होनी चाहिए। Action reaction act is on different bodies. Action reaction क्या होनी चाहिए? Are of same nature. And action reaction always exists in pairs. Forces always exist in pairs. वो कोई भी फोर्स है exist in pairs. I hope अब तीनों लॉ आपको समझ आए होंगे। अब मैं इसको आपको कैसे समझाऊंगा, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसके साथ साथ हम एससी वर्मा के जो बंदर वाले क्वेश्चंस हैं और वो लिफ्ट वाले क्वेश्चंस वो भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। जितने खत्म हो जाएंगे उतने सॉल्व करेंगे। चलो चलते हैं हम अब इसके एग्जाम्पल की तरफ। एक्शन रिएक्शन की एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। आई होप अब आपको समझ आया होगा। ब्लॉक सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ब्लॉक को अर्थ खींच रही है, ब्लॉक अर्थ को खींच रहा है, वो है एक्शन रिएक्शन पेयर। बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड आर ऑफ सेम नेचर। चलो चलते हैं हम एक्शन रिएक्शन में आपको कुछ दिखाऊंगा। यहां पे एक स्ट्रिंग है ऐसे, इस पे बंदर लटका है, मॉन्की, मंकी लटका है इस पे, ये मंकी है।
मंकी इस स्ट्रिंग को फोर्स एफ से नीचे खींच रहा है। मंकी ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, मंकी ऊपर चढ़ रहा है। जिस स्ट्रिंग को जिस फोर्स से खींचेगा, स्ट्रिंग इसे ऊपर उसी फोर्स से खींचेगी, स्ट्रिंग इसे ऊपर उसी फोर्स से खींचेगी। स्ट्रिंग के इस फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं, स्ट्रिंग के इस फोर्स को हम टेंशन बोलते हैं। जितना नीचे ये खींचेगा उतनी तेजी से ये ऊपर जाएगा, मतलब स्ट्रिंग उसे उतनी फोर्स से ऊपर खींचेगी। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वहां भी एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जितना फोर्स स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा उतना स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचेगी। समझ आ रहा है आपको? तो मैंने एक ही केस में आपको ये दिखाया है। अब सुनो, आप यहां पे क्वेश्चन है, स्ट्रिंग ये बंदर है, यहां पे मंकी है जिसका मास 20 kg है और ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। तो मास ये है बंदर का। अगर हम देखेंगे ये बंदर है, मंकी की एफबीडी बनाऊंगा, नीचे mg, इसका वेट, ऊपर फोर्स होगा स्प्रिंग का, वो है टेंशन, वही तो है टेंशन। और जा कहां रहा है? जा रहा है ऊपर। आपको पता है जिधर एक्सेलरेशन उधर का फोर्स पॉजिटिव और उसके अपोजिट का नेगेटिव। तो हमारे पास ला क्या है? एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या है हमारा? टी माइनस एम जी। और कोई फोर्स है? और कोई फोर्स है? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ई। तो टी किसके बराबर आ जाएगा? एम जी प्लस एम ई। टी किसके बराबर आएगा? एम कितना है हमारा? व्हाट इज द मास ऑफ बंदर? 20। जी ले लो 10, 20, एक्सेलरेशन कितनी थी इसकी? 2। तो टी इज इक्वल टू 200 प्लस 40, 240 न्यूटन। टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में? 240 न्यूटन। टेंशन होगा स्ट्रिंग में 240 न्यूटन। 240 न्यूटन से ये बंदर फोर्स लगा रहा है 240 न्यूटन, स्प्रिंग भी कितना लगा रही है? 240 न्यूटन। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितने फोर्स से आप नीचा खींचोगी किसी स्ट्रिंग को, जितने फोर्स से आप उसको नीचा खींचोगे, जितनी फोर्स से आप किसी स्ट्रिंग को नीचा खींचोगे उतनी फोर्स स्ट्रिंग भी लगाएगी, उतनी तेजी से आप ऊपर जाओगे, उतनी ही तेजी से आप ऊपर जाओगे, उतनी ही तेजी से आपको स्ट्रिंग ऊपर ले जाएगी। तो एक और क्वेश्चन दूंगा मैं आपको जो इसमें पूछा जाता है बंदर वाले क्वेश्चन में, एससी वर्मा का क्वेश्चन, ये भी एससी वर्मा का क्वेश्चन है, मैं आपको पूछूंगा है कुछ वो यहां स्ट्रिंग है ऐसी, यहां पर केले हैं, बैनर है, बंदर यहां उछला, मंकी जो है वो यहां पे उछला। मंकी का मास है कितना लेंगे? इसको भारी लेंगे 80 kg, बिल्कुल। तो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। इस स्प्रिंग का जो ब्रेकिंग टेंशन है, ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग टेंशन है वो 1000 न्यूटन है। मतलब 1000 न्यूटन से ज्यादा अगर टेंशन हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगी और ये टूट जाएगी। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है विद व्हाट मैक्सिमम एक्सेलरेशन
the monkey can safely climb the rope. आपको क्वेश्चन समझ आया बच्चों? स्प्रिंग का जो ब्रेकिंग फोर्स है, मैक्सिमम टेंशन जो है वो है 1000 न्यूटन। अगर 1001 इसमें 1001 न्यूटन अगर इसमें टेंशन आए तो ये ब्रेक हो जाएगी, मंकी गिर जाएगा। हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है हम मंकी को उठाएंगे, यहां पे हम मंकी को उठाएंगे, ये है मंकी हमारे पास। वेट करो, इसको मैं रब करूंगा। आई होप आपको फील हो रहा होगा। थर्ड लॉ तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये मंकी है, इसका मास नीचे की तरफ, मतलब वेट सॉरी mg, ऊपर की तरफ है इसको फोर्स जिसे हम टेंशन बोलते हैं। दिया है, हमें टेंशन लेना है क्योंकि इसने मैक्सिमम दिया है तो 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, ठीक है। एक्सेलरेशन कहां है? ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे? नेट फोर्स T माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T किसके बराबर आएगा? mg प्लस ma। T कितना है? सॉरी इधर आकर चलो, T है 1000, m है 80, G को बनाओ 10, m है 80a। तो 1000 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू a। कैलकुलेशन तो आपको आएगी। a इज इक्वल टू 200 बाई 80। 0 0 कैंसिल, 8 4 2 जा 8, 4 5 जा 5 by 2 that is 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन बंदर की अगर इतनी होगी एक्सेलरेशन तो वो आराम से ऊपर जा सकता है और केले खा सकता है। इससे कम होगी तब भी वो जा सकता है और केले खा सकता है। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगी तो टेंशन ज्यादा क्रिएट होगा, 1000 से ज्यादा क्रिएट होगा तो बंदर गिर जाएगा और कोई और बंदर आएगा और वो केलों को खा जाएगा। ये जोक बोल रहा हूं मैं, बड़ा घटिया जोक है, समझ आ रहा है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है? ए मैक्स कितना आया हमें? सर ए मैक्स आया हमें 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस एक्सेलरेशन से बंदर ऊपर जाएगा, इस एक्सेलरेशन से 2.5 से, तो रस्सी नहीं टूटेगी, वो आराम से केले खा सकता है। इससे कम भी हो जा सकता है और केले खा सकता है। अगर 2.51 हुई, मतलब इससे ज्यादा हो गई, वैल्यू इससे ज्यादा हुआ तो टेंशन ज्यादा आएगा। आप देखो यहां पे टेंशन 1000 है, mg प्लस ma, ये 2.5 आ जाएगा यहाँ। 2.5 का मतलब कितना है? 2.5 का मतलब कितना है यहाँ पे? 80 इंटू 2.5 कितना होगा? 160, 160 प्लस 40 इज 200, तो 200 प्लस 800 वही हो गया 1000। तो अगर एक्सेलरेशन इससे ज्यादा हुई तो टेंशन बढ़ जाएगा। अगर टेंशन 1000 से 1 भी 0.5 भी बढ़ गया तो रस्सी टूट जाएगी और बंदर खलास। ये है आपके सामने क्वेश्चन एस.सी. वर्मा का, जो बंदर के आप अगर एस.सी. वर्मा खोलोगे तो वहां बंदर के बहुत सारे क्वेश्चन आप पाओगे। तो उसमें मैंने एक उठाया था, ये वाला। इससे पहले भी जो था वो भी एस.सी. वर्मा से था। बंदर जितनी फोर्स किस पे लगाएगा? रोप पे, स्ट्रिंग पे जितना फोर्स बंदर लगाएगा, रोप भी उतनी फोर्स से उसको ऊपर खींचेगी। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको फील हो रहा है? बंदर जितना ज्यादा फोर्स, आप किसी रस्सी पे बहुत ज्यादा फोर्स लगा, रस्सी भी आपको उसी फोर्स से ऊपर खींचेगी। आई होप आपको समझ आया होगा। इस पे एक और क्वेश्चन आता है वेइंग मशीन का। वेइंग मशीन है ना, यहां लिफ्ट की बात करेंगे हम, चलो वेइंग मशीन की बात करेंगे
हम वेइंग मशीन की बात करेंगे। दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखना है, नीट एग्जाम है तो अच्छे से जाना है। ब्रेकिंग फोर्स जितना दिया होगा क्वेश्चन में आपको उतना ही टेंशन लेना है। जो ब्रेकिंग फोर्स दिया होगा मतलब इस टेंशन के बाद वजन मतलब रस्सी टूट जाएगी, आपको क्वेश्चन में जो टेंशन लेना है वही लेना है। अब हम बात करेंगे वेइंग मशीन की। सबने देखी होगी वेइंग मशीन। वेइंग मशीन इसको फील करना अच्छे से, इसको अच्छे से फील करना बच्चों वेइंग मशीन को। थर्ड लॉ पे ये बेस है, मुश्तमिल है, तो इस पे आप अच्छे से हम बात करेंगे वेइंग मशीन। यहां पे है हमारे पास एक वेइंग मशीन ऐसी, इसमें मैंने एक मोटू रखा, कोई भी मोटू रखेंगे जिसका मास m है। मोटू को जब मैंने इसमें रखा वेइंग मशीन में, मोटू अगर देखोगे आप mg नीचे होगा, मोटू का mg कहां होगा सर नीचे। इधर कांटेक्ट है तो ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, मोटू पे सॉरी, ये मोटू पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी n, मोटू भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n। अगर आप देखोगे जो वेइंग मशीन वेट मेजर करती है, जो वेइंग मशीन वेट मेजर करती है वो असल में होता क्या है। वेइंग मशीन वेट की जगह क्या मेजर करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। वेइंग मशीन वेट की जगह नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। वेइंग मशीन वेट की जगह नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। अगर ये बंदा रुका है, रेस्ट में है, वेइंग मशीन पूरी रेस्ट में है, बंदा भी रेस्ट में है, तो हम क्या कह सकते हैं n इज इक्वल टू mg। तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है। वेइंग मशीन वेट की जगह क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर बंदा रेस्ट में है, वेइंग मशीन रेस्ट में है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है, mg के बराबर है। इसका mg है तो बड़ा m लिखेंगे, यहां पे हमने छोटा लिखा है, आप फिर इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे लिखेंगे बड़ा m, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्या आपको पता है वेइंग मशीन जो है वो वेट की जगह क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। अगर अब सिस्टम पूरे रेस्ट में है, ये पूरे रेस्ट में है, मोटू रेस्ट में है, मोटू इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये सरफेस मोटू पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। अगर हम देखेंगे n इज इक्वल टू mg, तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर है। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, वेट के बराबर जब रेस्ट में होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे वेइंग मशीन वेट की जगह नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। हम कुछ केस लेंगे, केस हम यहां पे लेंगे। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये लिफ्ट है, हम लिफ्ट से आपको समझाएंगे। ये लिफ्ट है, इसमें बंदा है मोटू ऐसे, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ए। अगर हम इस बंदे की एफबीडी बनाएंगे एफबीडी इस बंदे की, इसका मास है m, तो ये बंदा जो है पूरा समझना, इसका होगा नीचे mg और ऊपर होगा नॉर्मल रिएक्शन n, और जा रहा है ऊपर a से। ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, हमें लेकिन उस फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। हम पूरे सिस्टम को ही ऊपर ले जा रहे हैं। लिफ्ट ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, नॉर्मल रिएक्शन n, और mg क्या होगा, इसका वेट। तो ऊपर जा रहा है तो ये वाला पॉजिटिव n माइनस mg, ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू
अगर हम ये वाला n भी लेंगे तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा। n माइनस एम जी इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। n किसके बराबर आएगा, n आएगा एम जी प्लस एम ए। देखो बेटा नॉर्मल रिएक्शन क्या आई, वेट प्लस दिस। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो इस बंदे को लग रहा है कि इसका वेट बढ़ रहा है, वेट प्लस समथिंग, इसको लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। जब बंदा ऊपर जा रहा है तो इसको क्या वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन वेट और प्लस समथिंग, मास इंटू एक्सेलरेशन, जितनी एक्सेलरेशन होगी। इसको लग रहा है जब ये ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो बंदे को लग रहा है कि मेरा वजन ज्यादा हो रहा है। अगर आपके पास कोई पतला है उसको लाओ लिफ्ट में बिठाओ, लिफ्ट को ऊपर भेजो तो वो फील करेगा कि उसका वेट बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है। अब एक और केस लेंगे, एक और केस लेंगे। अगर मैं खुद यहां पे बैठा हूं इसमें और ये जा रहा है नीचे विद एक्सेलरेशन ए, मेरा मास है m, तो मेरा वेट क्या होगा बेटा, मेरा वेट होगा एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है और मैं नीचे जा रहा हूं विद एन एक्सेलरेशन ए, तो आएगा एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। एन को यहां ले जाओ, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। तो मुझे लग रहा है कि मेरा वेट घट रहा है। नॉर्मल रिएक्शन देखो, वेट माइनस समथिंग, मुझे लगेगा कि मेरा वेट घट रहा है। मोटे आदमी को लिफ्ट में भेजो नीचे, वो फील करेगा कुछ देर के लिए कि उसका वजन कम हो रहा है। ऊपर जाएगा तो उसका वजन बढ़ रहा है, नीचे जाएगा तो उसका वजन घट रहा है। आपको बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। रेस्ट में होगा तो वेट की जगह क्या मेजर करता है वेइंग मशीन, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट। अगर अब चल रहा है, ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो बंदे को लग रहा है कि मेरा वेट बढ़ रहा है। लिफ्ट नीचे जा रहा है, बंदे को लग रहा है कि मेरा वेट घट रहा है, कम हो रहा है। अब एक स्पेशल केस लूंगा मैं, यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपका। आपको पता है लिफ्ट तो हवा में तैरती नहीं है, केबल्स के साथ होता है। ये केबल्स के साथ लिफ्ट है, मैं इस लिफ्ट में बैठा हूं ऐसे विद मास एम। आप में से कोई बच्चा आया कंची लेके और इस लिफ्ट को काट दिया, तो मैं नीचे जाऊंगा विद एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, जमीन को लिफ्ट जो है इसको जमीन अपनी तरफ खींचेगी, तो इसकी एक्सेलरेशन होगी ना, एक्सेलरेशन डॉट ग्रेविटी जी के बराबर होगी कि नहीं होगी, जी के बराबर। बिल्कुल सर, इसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होगी। तो अगर आप मेरी एफबीडी देखोगे, ये एम जी, ये नॉर्मल रिएक्शन, और मैं नीचे जा रहा हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। तो क्या आएगा मेरा, क्या आएगा बच्चों, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए के बदले आएगा जी। नॉर्मल रिएक्शन को वहां ले जाओ, एम जी माइनस एम जी इज जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, मैं फील करूंगा वेटलेसनेस। ए इज इक्वल टू जी क्या होता है, जब कोई बॉडी मोशन में होगी अंडर द एक्सेलरेशन डू टू ग्रेविटी, उसको फ्री फॉल बोलते हैं। फ्री फॉल में हम फील करेंगे वेटलेसनेस, तो हमारा वेट जीरो होगा, वेटलेसनेस। पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा, उसका वेट बढ़ेगा। नीचे जा रहा है तो उसको लगेगा कि मेरा वेट घट रहा है। लिफ्ट को हम काट लेंगे, उसकी केबल हम काट लेंगे, लिफ्ट बिल्कुल नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा लिफ्ट तो क्या होगा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको फ्री फॉल बोलते हैं। मोशन अंडर द ग्रेविटी, फ्री फॉल। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा तो वेटलेसनेस। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो है तो इसको क्या बोलते हैं, व्हाट डज नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो मीन। बहुत बार मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लासरूम में, सर नॉर्मल रिएक्शन जीरो का मतलब है कंटैक्ट इज
जस्ट अबाउट एंड। आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट इज जस्ट अबाउट एंड, कांटेक्ट इज जस्ट अबाउट एंड। जो कांटेक्ट मुझे और लिफ्ट को है यहां पे वो टूटने वाला है, वो खत्म होने वाला है। इट इज जस्ट अबाउट एंड, दैट मीन्स नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू जीरो। नॉर्मल रिएक्शन जीरो इज इक्वल टू फ्री फॉल, इट इज वेटलेसनेस। बॉडी को लगेगा मेरे पास कोई वेट नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब आप झूले में ऐसे स्विंग करते रहते हो, जब आप नीचे आते हो तो आपको थोड़ी सी वो गुदगुदी फील होती है, आपको लग रहा है ग्रेविटी मुझे ऊपर की तरफ भेज रही है, आपका वजन कम हो जाता है। जब आप नीचे आते हो वजन कम होता है, ऊपर जाते हो वजन बढ़ता है, नीचे आते हो वजन कम हो रहा है। यही तो फंडा है, यही तो न्यूटन थर्ड लॉ का फंडा है। मतलब वेइंग मशीन जो है वो क्या मेजर करती है, वो नॉर्मल रिएक्शन, वेट की जगह वो क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन करती है। मैंने आपको रेस्ट का केस बताया, रेस्ट में नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर। अब अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन देखो, वेट प्लस समथिंग, उसका वजन बढ़ रहा है, उसका वजन घट रहा है। अगर लिफ्ट को ही काट लेंगे नॉर्मल रिएक्शन जीरो, इट मींस कांटेक्ट इज जस्ट अबाउट एंड। अब मैं आपको एक केस समझाऊंगा तो ये आपका सब क्लियर हो जाएगा। आप देखो वो केस हम यहां पे डिस्कस करेंगे, उस केस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे, उस केस को हम यहां डिस्कस करेंगे। अगर हम किसी तरह, ये लिफ्ट है, इसमें मैं बैठा हूं, समझना इस बात को बच्चों, मैं लिफ्ट थोड़ा सा बढ़ा लूंगा क्योंकि ये वाला केस समझने वाला केस है, इसी से आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये लिफ्ट है, मैं इसमें बैठा हूं ऐसे। तो अगर आप देखोगे यहां पे कोई आप में से कोई बंदा आया, उसने इसको काट दिया और इस लिफ्ट की एक्सेलरेशन 2g कर दी। क्या हम एक्सेलरेशन को 2g कर सकते हैं? हाँ, हमारे पास बहुत मशीन है जिससे हम एक्सेलरेशन को बढ़ा सकते हैं। लिफ्ट को नीचे भेजेंगे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g। तो क्या हो जाएगा, आप यहां देखो, पूरे अच्छे से इसको समझना क्योंकि इसमें नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्या होगा, मेरा mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन लिफ्ट लगाएगा ऊपर, एक्सेलरेशन 2g नीचे, तो क्या आएगा, mg माइनस n इज इक्वल टू m2g। तो क्या आएगा, mg माइनस 2mg इज इक्वल टू n इज इक्वल टू माइनस mg। क्या ये पॉसिबल है कि किसी का वेट माइनस में आ जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन इज माइनस। इधर क्या होगा, जरा मुझे समझाओ, इधर क्या होगा? इधर होगा जब ये लिफ्ट गिरेगा कंटैक्ट टूट जाएगा। क्यों कंटैक्ट टूट जाएगा? मैं g एक्सेलरेशन से गिर रहा हूं, लिफ्ट 2g एक्सेलरेशन से गिर रहा है, मैं उड़ जाऊंगा और मेरा सर ऊपर जो छत होगा लिफ्ट का उसके साथ टकरा जाएगा और खेल तमाम हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है? ये किस एक्सेलरेशन से गिरेगा, मैं किस एक्सेलरेशन से गिरा होगा, विद एन एक्सेलरेशन g। लिफ्ट किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है, लिफ्ट गिर रहा है विद एन एक्सेलरेशन 2g। मैं g एक्सेलरेशन से गिर रहा हूं, ये 2g एक्सेलरेशन से गिरेगा, तो यहां कंटैक्ट रहेगा, देयर इज नो कंटैक्ट। नॉर्मल रिएक्शन इज अ कंटैक्ट फोर्स, देयर इज नो कंटैक्ट। अब कंटैक्ट नहीं बचा है हमारे बीच, किस किस के बीच, लिफ्ट और मेरे बीच कोई कंटैक्ट नहीं बचा है। लिफ्ट तेजी से नीचे जा रहा है 2g से, मैं g से जा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं g से जा रहा हूं तो मेरा इसके साथ कंटैक्ट टूट जाएगा, मैं हवा में उड़ जाऊंगा और मेरा सर ऊपर वाले वाल से टकरा जाकर काम खलास हो जाएगा। ये आपको समझ आ रहा है? अगर आपको कभी कभार नीट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको n 0 लेना है, माइनस में नहीं लेना है, n इज इक्वल टू 0। कंटैक्ट इज जस्ट अबाउट एंड। आप फील करोगे वेटलेसनेस, आप फील करोगे कि मेरा कोई वेट नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन 0 का मतलब क्या है,
ये इस पे कुछ फोर्स नहीं लगा रहा है, ये इस पे कुछ फोर्स नहीं लगा रहा है, तो वही तो है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन अगर 0 होगा, कंटैक्ट इज जस्ट अबाउट एंड, बस खत्म होने वाला है कंटैक्ट इनके बीच, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन क्या फोर्स है, कंटैक्ट फोर्स है, कंटैक्ट फोर्स है, कंटैक्ट फोर्स है। ये है कुछ केसेस वेइंग मशीन के जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। मैं इनका रिकैप लूंगा फिर से, आप इधर ध्यान रखो, मैं इसका थोड़ा सा रिकैप लूंगा बच्चों, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अब मैं फिगर शिगर नहीं बनाऊंगा, अब मैं आपको अपनी ही डिस्टेंस में इसको साफ करूंगा। देखो बच्चों, समझना इस बात को अच्छे से समझना। वेइंग मशीन, स्पेलिंग की तरफ नहीं जाना, आप बस ध्यान रखो। वेइंग मशीन वेट के बजाय, वेट की जगह क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर रेस्ट में होगी तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर निकलता है, mg, वेट के बराबर। मतलब कब, जब रेस्ट में हो। अब अगर ऊपर जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg प्लस me। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो बंदे को लग रहा है कि उसका वेट बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट, जब लिफ्ट नीचे आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह mg माइनस me विद एन एक्सेलरेशन a, तो बंदे को लग रहा है कि मेरा वेट घट रहा है। अगर हम लिफ्ट को ही काट देंगे, लिफ्ट की एक्सेलरेशन हम करेंगे a इज इक्वल टू g, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा 0। इसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। लिफ्ट इज अंडर द फ्री फॉल मोशन, तो वेट लेसनेस दिखाएगा, वेट लेसनेस। इसको क्या बोलते हैं, कंटैक्ट इज जस्ट अबाउट द एंड। अब पांचवा केस है, अगर नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब है लिफ्ट की जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन g है, तो बंदा उड़ जाएगा उसका, वो क्योंकि वो g से गिर रहा है, लिफ्ट ग्रेटर देन g से गिर रहा है, बंदे का लिफ्ट की सरफेस के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, वो ऊपर जाएगा, उड़ेगा, उसका सर ऊपर वाले फ्लोर लिफ्ट से टकराएगा, उसका सर लिफ्ट के ऊपर फ्लोर से टकराएगा और उसका काम तमाम होगा। तो लिफ्ट क्योंकि ए उसका एक्सेलरेशन जो है ग्रेटर देन जी है, हम ये भी दे सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारे पास वो मशीन मौजूद है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा, यहां तक तो आप ऐसे ही करोगे, ये फिट है, ये फिट है, बस यहाँ पे जब आपको नेगेटिव आएगा तो आपको लेना है नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0। नेगेटिव में आंसर कभी नहीं दिया होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कभी नेगेटिव होगी, ये हो नहीं सकता। अब हम बात करेंगे कल वाले पेपर पे। आप बच्चों देखो, कल का पेपर है, किसी के 2 साल की मेहनत होगी, किसी के 3 साल की, किसी के 4 साल की, मिनिमम तो मिनिमम 2 साल 6 महीने की मेहनत होती है, 2.5 साल की मेहनत होती है। मुझे पता है हर कोई स्टूडेंट टेंशन में होगा, बहुत टेंस होगा, बहुत प्रेशर में होगा, घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, तो आपको प्रेशर अच्छे से हैंडल करना है। ऊपर वाले ने किस्मत लिखी होगी, इंशाल्लाह अच्छी लिखी होगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कल जब आप जाओगे पेपर देने, आराम से जाओगे, ऊपर वाले को याद करके जाओगे, तो मन ही मन आप शांत रहोगे कि हमें इन एनी हाउ सीट निकालनी है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एग्जाम UG 2026 स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। कल पेपर देखेंगे इंशाल्लाह, पेपर का सोल्यूशन भी करेंगे, तो सोल्यूशन के साथ आएंगे इंशाल्लाह। कल या परसों उसका सोल्यूशन करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास कितने बजे पेपर पहुंचेगा कल, उसी मुताबिक हम भी चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।